जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। इंडियन एग्जाम इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी कक्षा 8 की बुक का इतिहास का चैप्टर 1 पढ़ेंगे। एनसीईआरटी इतिहास की कक्षा 8 की बुक का चैप्टर 1 है। इसके पहले का कक्षा 6 और कक्षा 7 की इतिहास की के सारे चैप्टर इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक नहीं देखे हैं तो इस चैनल की प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। शुरू करते हैं। प्रारंभिक कथन। कैसे, कब और कहां। तारीखें कितनी महत्वपूर्ण होती हैं। एक वक्त था जब इतिहासकार तारीखों के जादू में ही खोए रहते थे। कब किस राजा की ताशपोशी हुई, कब कौन सा युद्ध हुआ, इन्हीं तारीखों की गर्मा गर्म बहसें चलती थी। आम समझ के हिसाब से इतिहास को तारीखों का पर्याय माना जाता था। आपने भी लोगों को यह कहते हुए सुना होगा कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है भाई, बस तारीखें रटते चले जाओ। क्या इतिहास के बारे में यह धारणा सही है? पहले एक समय ऐसा था जब इतिहास की तारीखों के बारे में ही सोचा जाता था कि राजा की ताशपोशी कब हुई, युद्ध कब हुआ। इन्हीं तारीखों पर गर्मा गर्मी बहसें हुआ करती थी और ये माना जाता था, लोग ये मानते थे कि इतिहास तो बहुत उबाऊ है और इसमें सिर्फ तारीखें ही रटना पड़ता है। क्या यह इतिहास की धारणा सही है? इसमें कोई शक नहीं कि इतिहास अलग अलग समय पर आने वाले बदलावों के बारे में ही होता है। इसका संबंध इस बात से है कि अतीत की चीजें किस तरह की थी और उनमें क्या बदलाव हुआ। जैसे ही हम अतीत और वर्तमान की तुलना करते हैं, हम समय का जिक्र करने लगते हैं, हम पहले और बाद में की बात करने लगते हैं। रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम अपने आसपास की चीजों पर हमेशा ऐतिहासिक सवाल नहीं उठाते। हम चीजों को स्वाभाविक मानकर चलते हैं, मानो जो कुछ हमें दिखाई दे रहा है वह हमेशा से ही ऐसा रहा हो। लेकिन हम सबके सामने कभी कभी अचंभे के क्षण आते हैं। कई बार हम उत्सुक हो जाते हैं और ऐसे सवाल पूछते हैं जो वाकई ऐतिहासिक होते हैं। किसी व्यक्ति को सड़क किनारे चाय के घूंट भरते देखकर आप इस बात पर हैरान हो सकते हैं कि चाय या कॉफी पीने का चलन कब शुरू हुआ होगा। रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर झांकते हुए आपके जहन में यह सवाल उठ सकता है कि रेलवे का निर्माण कब हुआ। रेलगाड़ी के आने से पहले लोग दूर दूर की यात्रा किस तरह कर पाते थे। सुबह सुबह अखबार पढ़ते हुए आप यह भी जानने के लिए उत्सुक हो सकते हैं कि जिस जमाने में अखबार नहीं छपते थे, उस समय लोगों को चीजों की जानकारी कैसे मिलती थी। एक यहाँ चित्र दिया गया है। भारत के ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र दे रहे हैं। ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र भेंट कर रहे हैं। जेम्स रेनेल द्वारा तैयार किए गए पहले नक्शे का आवरण चित्र 1782 का है। ये जेम्स रेनेल का चित्र बनाया था, पहला नक्शा बनाया था जेम्स रेनेल ने 1782 में। उसमें का ये चित्र दिया गया है जिसमें भारत के ब्राह्मण ब्रिटेनिया को शास्त्र अर्थात ग्रंथ सौंप रहे हैं। रॉबर्ट क्लाइव ने रेनेल को हिंदुस्तान के नक्शे तैयार करने का काम सौंपा था। भारत पर अंग्रेजों की विजय के समर्थक रेनेल को वर्चस्व स्थापित करने की प्रक्रिया में नक्शे तैयार करना बहुत महत्वपूर्ण लगता था। इस तस्वीर में दिखाया गया है कि भारत के लोग स्वेच्छापूर्वक अपने प्राचीन
पवित्र ग्रंथ ब्रिटिश सत्ता की प्रतीक ब्रिटेनिया को सौंप रहे हैं, मानो वे उसे भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए आने का आग्रह कर रहे हों। ये सारे ऐतिहासिक सवाल हमें समय के बारे में सोचने के लिए प्रेरित कर देते हैं। समय को हमेशा साल या महीनों के पैमाने पर ही नहीं देखा जा सकता। कई बार ऐसी प्रक्रियाओं के लिए कोई तारीख तय करना वाकई गलत होता है जो एक लंबे समय तक चलती रहती है। भारत में लोगों ने अचानक ही एक दिन सुबह सुबह चाय पीना शुरू नहीं कर दिया था। इसका स्वाद धीरे धीरे ही उनकी जुबान पर चढ़ा था। इस तरह की प्रक्रिया के लिए कोई स्पष्ट तिथि नहीं हो सकती। इसी तरह हम ब्रिटिश शासन की स्थापना के लिए भी कोई एक तिथि नहीं बता सकते। राष्ट्रीय आंदोलन किस दिन शुरू हुआ या अर्थव्यवस्था या समाज में किस दिन बदलाव आए, यह बताना भी संभव नहीं है। ये सारी चीजें एक लंबे समय में घटती हैं। ऐसे में हम सिर्फ एक अवधि की बात कर सकते हैं, एक लगभग सही अवधि के बारे में बता सकते हैं जब वो एक खास बदलाव दिखाई देने शुरू हुए होंगे। इनके कहने का मतलब है कोई भी परिवर्तन अचानक नहीं हो जाता, परिवर्तन धीरे धीरे होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है कि जैसे चाय पीने का चलन या कॉफ़ी पीने का चलन एक ही दिन में नहीं आ गया था, धीरे धीरे लोगों ने चाय पीने की आदत बनाई। तो इस ऐसे हालात में या ऐसे समय को हम लोग एक निश्चित समय नहीं बता सकते, कोई तारीख या दिन नहीं बता सकते कि कब से ही, जैसे उदाहरण के जैसे चाय ही पीना कब से शुरू हुआ, इसके लिए हम लोग एक दिन या तारीख नहीं बता सकते, बल्कि ये अवधि बता सकते हैं कि ये इस अवधि से लेकर इस अवधि के बीच में चाय पीने का चलन या ये बदलाव दिखाई दिया। तो फिर लोग इतिहास को तारीखों से जोड़कर क्यों देखते हैं? इस जुड़ाव की एक वजह है। एक समय था जब युद्ध और बड़ी बड़ी घटनाओं के ब्यौरों को ही इतिहास माना जाता था। यह इतिहास राजा महाराजाओं और उनकी नीतियों के बारे में होता था। इतिहासकार यह लिखते थे कि कौन से साल राजा को ताज पहनाया गया, किस साल उनका विवाह हुआ, किस साल उनके घर में बच्चा पैदा हुआ, कौन से साल उसने कौन सी लड़ाई लड़ी, वह कब मरा और उसके बाद कब कौन सा शासक गद्दी पर बैठा। इसी तरह की घटनाओं के लिए निश्चित तिथि बताई जा सकती है और इस तरह के इतिहासों में तिथियों का महत्व बना रहता है। जैसा कि पिछले 2 साल की इतिहास की किताबों में हम लोगों ने देखा है कि अब इतिहासकार बहुत सारे दूसरे मुद्दों और दूसरे सवालों के बारे में भी लिखने लगे हैं। वह इस बात पर ध्यान देते हैं कि लोग किस तरह अपनी रोजी रोटी चलाते थे, वे क्या पैदा करते थे और क्या खाते थे, शहर कैसे बने और बाजार किस तरह फैले, किस तरह रियासतें बनी, नए विचार पनपे और संस्कृति व समाज किस तरह बदले। यहाँ एक विज्ञापन का चित्र दिया गया है लिप्टन टी का। फेमस ऑल ओवर द वर्ल्ड लिप्टन टी का विज्ञापन दर्शाया गया है। विज्ञापन से भी पसंद नापसंद तय होती है। पुराने विज्ञापनों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि नए उत्पादों के लिए बाजार किस तरह तैयार हुए और किस तरह नई रुचियां चलन में आई। सन 1922 में लिप्टन चाय के लिए तैयार किया गया यह विज्ञापन जो दिखाई दे रहा है सन 1922 ईस्वी का है। इस बात की ओर संकेत करता है कि दुनिया भर के शाही लोग यही चाय पीते हैं। इस तस्वीर के पीछे की तरफ एक भारतीय महिला दिखाई दे रहा है, एक भारतीय महल दिखाई दे रहा है। देखिए पीछे एक महल दिखाई दे रहा है और आगे, जबकि अगले हिस्से में ब्रिटेन की रानी विक्टोरिया का तीसरा बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ है। राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कनाट की पदवी दी गई है। ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया का तीसरा
बेटा राजकुमार आर्थर घोड़े पर बैठा हुआ दिखाया गया है और उसके पीछे एक महल का चित्र दिया गया है इस विज्ञापन में। और राजकुमार आर्थर को ड्यूक ऑफ कर्नाटक की पदवी दी गई थी। इट्स इम्पॉर्टेंट। कौन सी तारीखें? कुछ तारीखों को महत्वपूर्ण मानने का पैमाना क्या होता है? हम जो तारीखें चुनते हैं, जिन तारीखों के इर्द गिर्द हम अतीत की कहानी बुनते हैं, वह अपने आप में महत्वपूर्ण नहीं होती। वह इसलिए महत्वपूर्ण हो जाती हैं क्योंकि हम कुछ खास घटनाओं को महत्वपूर्ण मानकर चलते हैं। अगर अध्ययन का विषय बदल जाता है, अगर हम नए मुद्दों पर ध्यान देने लगते हैं, तो महत्वपूर्ण तारीखें भी बदल जाती हैं। एक उदाहरण पर विचार कीजिए। भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखे, उनमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल महत्वपूर्ण है। वह ये इतिहास प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासन से शुरू होते थे और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ खत्म होते थे। अर्थात भारत में ब्रिटिश इतिहासकारों ने जो इतिहास लिखा है, उसमें हर एक गवर्नर जनरल का शासनकाल दर्शाया गया है और इसमें प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के शासनकाल से इनका इतिहास शुरू होता है और आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन के साथ इनका इतिहास समाप्त हो जाता है। प्रथम गवर्नर जनरल 1773 ईस्वी में बने थे वारेन हेस्टिंग, और इसके बाद बीच में गवर्नर जनरल का पद खत्म कर दिया गया था, वायसराय का पद उसके स्थान पर आ गया था और आखिरी वायसराय थे लॉर्ड माउंटबेटन। अलग अलग अध्यायों में हम दूसरे गवर्नर जनरलों हेस्टिंग, ब्लेजली, वेटिंग, डलहौजी, कैनिंग, लॉरेंस, लिटन, रिपन, कार्जन, हार्डिंग, इरविन के बारे में भी पढ़ेंगे आगे। इस इतिहास में गवर्नर जनरलों और वायसरायों का कभी न खत्म होने वाला सिलसिला ही छाया रहता था। इतिहास की इन किताबों की सारी तारीखों का महत्व इन अधिकारियों, उनकी गतिविधियों, नीतियों, उपलब्धियों के आधार पर ही तय होता था। यह ऐसे था मानो इन लोगों के जीवन के बाहर कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे जानना महत्वपूर्ण हो। इन लोगों के जीवन का क्रम ब्रिटिश भारत के इतिहास के अलग अलग अध्यायों का विषय बन जाता था। क्या हम इसी दौर के इतिहास को अलग ढंग से नहीं लिख सकते? गवर्नर जनरलों के इतिहास के चौखटे में हम भारतीय समाज के विभिन्न समूहों और वर्गों की गतिविधियों पर किस तरह ध्यान दे सकते हैं? जब हम इतिहास या कोई कहानी लिखते हैं तो उसे टुकड़ों या अध्यायों में बांट देते हैं। ऐसा हम क्यों करते हैं? ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि हर अध्याय में कुछ सामंजस्य रहे। इसका मकसद कहानी को इस तरह सामने लाना होता है कि उसे आसानी से समझा जा सके और याद रखा जा सके। इस प्रक्रिया में हम सिर्फ उन घटनाओं पर जोर देते हैं जो उस कहानी को पेश करने में मददगार होती है। जो इतिहास गवर्नर जनरलों के जीवन के इर्द गिर्द चलता है, उसमें भारतीयों की गतिविधियां कोई मायने नहीं रखती, उनके लिए वहां कोई जगह नहीं होती। तो फिर क्या किया जाए? जाहिर है हमें अपने इतिहास का अलग खाका बनाना होगा। इसका मतलब यह है कि अब तक जिन तिथियों का महत्व था वह महत्वपूर्ण नहीं रहेंगी। हमारे लिए नई तिथियां महत्वपूर्ण हो जाएंगी। एक यहाँ पे वारेन हेस्टिंग का चित्र दिया गया है, वारेन हेस्टिंग की फोटो दी गई है। वारेन हेस्टिंग 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने। इतिहास की किताबों में गवर्नर जनरलों के कारनामों, जीवनियों में उनकी गौरव गाथाओं और तस्वीरों में उनके भव्य व्यक्तित्व को उभारा जाता था। जब ब्रिटेन के इतिहासकार लिखते थे इतिहास, तो इन गवर्नर जनरलों को जो लोगों ने यहाँ पर भारत में शासन किया है, इनका व्यक्तित्व उभार कर इनकी अच्छाइयों को ही दर्शाते थे।
हम अवधियां कैसे तय करते हैं। 1817 में स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री और राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल ने 3 विशाल खंडों में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया अर्थात ब्रिटिश भारत का इतिहास नामक एक किताब लिखी। अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया के लेखक अगर पूछ ले राइटर, तो इनके राइटर हैं, अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया पुस्तक के लेखक हैं स्कॉटलैंड के अर्थशास्त्री राजनीतिक दार्शनिक जेम्स मिल। इनका नाम है जेम्स मिल। इन्होंने पुस्तक लिखा है 1817 ईस्वी में अ हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। इस किताब में उन्होंने भारत के इतिहास को हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश इन 3 कालखंडों में बांटा था। इस इतिहास में इन्होंने 3 कालखंडों में इतिहास को बांटा, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। कालखंडों के इस निर्धारण को ज्यादातर लोगों ने मान भी लिया। क्या आपको भारतीय इतिहास को समझने में इस तरीके में कोई समस्या दिखाई देती है जबकि हम लोग प्राचीन, मध्य और आधुनिक भारत में बांटते हैं थे, इतिहास को बांटते हैं, लेकिन इन्होंने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में इतिहास को बांटा है। इतिहास को हम अलग अलग कालखंडों में बांटने की कोशिश क्यों करते हैं? इसकी भी एक वजह है। हम एक दौर की खासियतों, उसके केंद्रीय तत्वों को पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसीलिए ऐसे शब्द महत्वपूर्ण हो जाते हैं जिनके सहारे हम समय को बांटते हैं। ये शब्द अतीत के बारे में हमारे विचारों को दर्शाते हैं। वे हमें बताते हैं कि एक अवधि से दूसरी अवधि के बीच आए बदलावों का क्या महत्व होता है। जेम्स मिल को लगता था कि सारे एशियाई समाज सभ्यता के मामले में यूरोप से पीछे हैं। ऐसा जेम्स को लगता था कि सारे एशिया के समाज, एशिया महाद्वीप के सारे समाज यूरोपीय महाद्वीप से पीछे हैं। ऐसा उस समय जेम्स मिल को लगता था। इतिहास की उनकी समझदारी ये थी कि भारत में अंग्रेजों के आने से पहले यहाँ हिंदू और मुसलमान तानाशाहों का ही राज चलता था। यहाँ चारों ओर केवल धार्मिक वैर, जातिगत बंधनों और अंधविश्वासों का ही बोलबाला था। ऐसी जानकारी जेम्स मिल को थी। जेम्स मिल की राय में ब्रिटिश शासन भारत को सभ्यता की राह पर ले जा सकता था। इस काम के लिए जरूरी था कि भारत में यूरोपीय शिष्टाचार, कला, संस्थानों और कानूनों को लागू किया जाए। ऐसा जेम्स मिल सोचते थे। जेम्स मिल ने तो यहाँ तक सुझाव दिया था कि अंग्रेजों को भारत के सारे भूभाग पर कब्जा कर लेना चाहिए ताकि भारतीय जनता को ज्ञान और सुखी जीवन प्रदान किया जा सके। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के लिए हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। उनका मानना था कि अंग्रेजों की मदद के बिना हिंदुस्तान प्रगति नहीं कर सकता। ऐसा जेम्स मिल का मानना था। इतिहास की इस धारणा में अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था। अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। यानी कि इतिहास की इस धारणा की बात करें, जेम्स मिल के धारणा की बात करें, तो अंग्रेजी शासन प्रगति और सभ्यता का प्रतीक था और अंग्रेजी शासन से पहले सारा अंधकार का दौर था। क्या इस तरह की धारणा को स्वीकार किया जा सकता है? क्या इतिहास के किसी दौर को हिंदू या मुस्लिम दौर कहा जा सकता है? क्या इन सारे दौर में कई तरह के धर्म एक साथ नहीं चलते थे? किसी युग को केवल उस समय के शासकों के धर्म के हिसाब से तय करने की जरूरत क्या है? अगर हम ऐसा करते हैं तो इसका मतलब यह कहना चाहते हैं कि औरों के जीवन और तौर तरीकों का कोई महत्व नहीं है। हमें याद रखना चाहिए कि प्राचीन भारत में सारे शासकों का एक धर्म नहीं होता था। अंग्रेजों द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से अलग हटकर भारतीय इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन तथा आधुनिक काल में बांट कर देखते थे। यानी कि अंग्रेजों के द्वारा सुझाए गए वर्गीकरण से हटकर
भारतीय इतिहासकार जो होते थे वो इतिहास को आमतौर पर प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास के कालखंडों में बांटकर देखते हैं। इस विभाजन की भी अपनी समस्याएं हैं। इतिहास को इन कालखंडों में बांटने की यह समझ भी पश्चिम से आई है, यानी कि पश्चिमी देश से ही ये भी समझ आई है। पश्चिम में आधुनिक काल को विज्ञान, तर्क, लोकतंत्र, मुक्ति और समानता जैसे आधुनिकता की ताकतों के विकास का युग माना जाता है। उनके लिए मध्यकालीन समाज वे समाज थे जहां आधुनिक समाज की ये विशेषताएं नहीं थी। क्या हम अपने अध्याय के लिए आधुनिक काल की इस धारणा को बिना सोचे विचारे ऐसे ही अपना सकते हैं, जैसा कि आप इस किताब में देखेंगे। अंग्रेजों के शासन में लोगों के पास समानता, स्वतंत्रता या मुक्ति नहीं थी, ना ही यह आर्थिक विकास और प्रगति का दौर था। बहुत सारे इतिहासकार इस युग को औपनिवेशिक युग कहते हैं। औपनिवेशिक युग क्या होता है? इस किताब में आप पढ़ेंगे कि किस तरह अंग्रेजों ने हमारे देश को जीता और स्थानीय नवाबों और राजाओं को दबाकर अपना शासन स्थापित किया। आप देखेंगे कि किस तरह उन्होंने अर्थव्यवस्था व समाज पर नियंत्रण स्थापित किया। अपने सारे खर्चों को निपटाने के लिए राजस्व वसूल किया, अपनी जरूरतों की चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीदा, निर्यात के लिए महत्वपूर्ण फसलों की खेती कराई और इन सारी कोशिशों के कारण क्या बदलाव आए आप ये भी जानेंगे। ब्रिटिश शासन के कारण यहाँ की मूल मान्यताओं और पसंद नापसंद, रीति रिवाज व तौर तरीकों में क्या बदलाव आए। जब एक देश पर दूसरे देश के दबदबे से इस तरह के राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक बदलाव आते हैं तो इस प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। अर्थात जब एक देश दूसरे देश पर अपने दबदबे से आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक अपने मनमाने तरीके से बदलाव करता है उसमें, तो ऐसी ही प्रक्रिया को औपनिवेशीकरण कहा जाता है। लेकिन जल्दी ही आप ये समझ जाएंगे कि सारे वर्ग और समूह इन बदलावों को एक ढंग से अनुभव नहीं कर रहे थे। इसीलिए इस किताब को हमारे अतीत यानी कई अतीतों पर केंद्रित नाम दिया गया। हमारे अतीत का मतलब जो इस पुस्तक का शीर्षक दिया गया हमारे अतीत, इसका मतलब है कि कई अतीतों पर केंद्रित है, किसी एक अतीत के बारे में नहीं बात किया जाएगा। इसमें बहुत सारे अतीत के बारे में चर्चाएं की गई हैं। हम किस तरह जानते हैं? भारतीय इतिहास के पिछले 250 साल का इतिहास लिखने के लिए इतिहासकार कौन से स्रोत का इस्तेमाल करते हैं? प्रशासन अभिलेख तैयार करता है। अंग्रेजी शासन द्वारा तैयार किए गए सरकारी रिकॉर्ड इतिहासकारों का एक महत्वपूर्ण साधन होते हैं। अंग्रेजों की मान्यता थी कि चीज़ों को लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। उनके लिए हर निर्देश, हर योजना, नीतिगत फैसले, सहमति, जांच को साफ साफ लिखना जरूरी था। ऐसा करने के बाद चीज़ों का अच्छी तरह अध्ययन किया जा सकता था और उन पर वाद विवाद किया जा सकता है। इस समझदारी के चलते ज्ञापन, टिप्पणी और प्रतिवेदन पर आधारित शासन की संस्कृति पैदा हुई। लोगों को यह लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना जरूरी है, लिहाजा उन्होंने सभी शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए। अंग्रेजों को ऐसा लगता था कि तमाम अहम दस्तावेजों और पत्रों को संभाल कर रखना बहुत ही जरूरी है, इसलिए उन लोगों ने शासकीय संस्थानों में अभिलेख कक्ष भी बनवा दिए जहां पर अभिलेख सुरक्षित रखे जा सकें। तहसील में दफ्तर, कलेक्ट्रेट, कमिश्नर के दफ्तर, प्रांतीय सचिवालय, कचहरी, सबके अपने रिकॉर्ड रूम होते थे। महत्वपूर्ण दस्तावेजों को बचाकर रखने के लिए अभिलेखागार को आर्काइव भी कहा जाता है और संग्रहालय जैसे संस्थान भी बनाए गए। 19वीं सदी की शुरुआत में प्रशासन की एक शाखा से दूसरी शाखा के पास भेजे गए पत्रों और ज्ञापनों को आप आज भी अभिलेखागारों में देख सकते हैं। वहां आप जिला अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए नोट्स और रिपोर्ट पढ़ सकते हैं या ऊपर बैठे अफसरों या प्रांतीय अधिकारियों को भेजे गए निर्देश और सुझाव देख सकते हैं। 19वीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानीपूर्वक नकलें बनाई जाती थी।
यानी कि एक जो प्रशासन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर जो पत्र भेजे जाते थे वो भी आज हम लोग अब लेखागार में सुरक्षित पा सकते हैं। यहाँ एक चित्र दिया गया है। ये भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया था। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार 1920 के दशक में बनाया गया अभिलेखागार यहाँ पे का फिगर दिखाया गया है। जब नई दिल्ली का निर्माण हुआ तो राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार दोनों ही वायसराय के निवास के स्थान बनाए गए थे। इससे पता चलता है कि अंग्रेजों की सोच इन संस्थानों में का कितना भारी महत्व है। अंग्रेज लोग वायसराय के निवास के ही नज़दीक दिल्ली में राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार का निर्माण वायसराय के निवास के नज़दीक ही करवाए थे। इससे ये पता चलता है कि उनके लिए ये कितने महत्वपूर्ण थे। एक स्रोत दिया गया है यहाँ पे, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। एक गृह विभाग को स्रोत यहाँ से लिया गया है। स्रोत एक इसमें दिखाया गया है, गृह विभाग को भेजी गई रिपोर्ट। सन 1946 में भारत की औपनिवेशिक सरकार शाही भारतीय नौसेना के जहाज़ों में सिपाहियों की बगावत को कुचलने का प्रयास कर रही थी। उस समय विभिन्न बंदरगाहों से गृह विभाग को जो रिपोर्ट मिल रही थी उसके कुछ नमूने इस प्रकार हैं। इसमें 1946 में भारतीय नौसेना की जहाज़ों के सिपाहियों ने बगावत कर दिया था, उसकी रिपोर्ट विभिन्न बंदरगाहों से मिल रही थी। उसको यहाँ पे दर्शाया गया है। उस समय 3 बंदरगाह थे, बम्बई बंदरगाह, कराची बंदरगाह और विशाखापट्टनम। इन तीनों जगहों से रिपोर्ट आ रही थी, उसका जिक्र यहाँ किया गया है। बम्बई से रिपोर्ट आई थी, बम्बई बंदरगाह से रिपोर्ट आई थी कि इस बात का इंतजाम कर लिया गया है कि सेना जहाज़ों और दफ्तरों पर कब्जा कर ले। शाही नौसैनिक जहाज अभी भी बंदरगाह से बाहर ही हैं। और कराची बंदरगाह से रिपोर्ट आई थी कि 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। कुछ अन्य संदेहास्पद विद्रोही भी गिरफ्तार किए गए हैं। सारे दफ्तर सैनिक निगरानी में हैं। ऐसी रिपोर्ट वहां से आई थी कि कराची से कि 301 विद्रोहियों को गिरफ्तार कर लिया गया है और संदेहात्मक कुछ अन्य भी गिरफ्तार किए गए हैं और साथ ही सारे दफ्तर अंग्रेज सैनिकों के निगरानी में हैं। ऐसा रिपोर्ट कराची बंदरगाह से भेजा गया था। विशाखापट्टनम बंदरगाह की बात करें तो विशाखापट्टनम बंदरगाह से भेजा गया था कि स्थिति पूरी तरह नियंत्रण में है और कहीं हिंसा नहीं हुई है। जहाज़ों और प्रतिष्ठानों पर सैनिक गार्ड तैनात कर दिए गए हैं। किसी परेशानी की उम्मीद नहीं है सिवाय इसके कि संभव है कि कुछ सिपाही काम पर ना आए। डायरेक्टरेट ऑफ इंटेलिजेंसी हेडक्वार्टर इंडिया कमांड सिचुएशन रिपोर्ट संख्या 7 है और फाइल नंबर 5/21/46 है। ये गृह राजनीतिक भारत सरकार। उन्नीसवीं सदी के शुरुआती सालों में इन दस्तावेजों की सावधानी पूर्वक नकलें बनाई जाती थी और उन्हें अर्थात नकलों को खुशनवीशी के माहिर लिखते थे। जो नकलें बनाई जाती थी वो उसे खुशनवीशी के माहिर लिखते थे। खुशनवीशी या सुलेखनवीश ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सुंदर ढंग से चीज़ें लिखते हैं। 19वीं सदी के मध्य तक छपाई तकनीक भी फैलने लगी थी। इस तकनीकी के सहारे अब प्रत्येक सरकारी विभाग की कार्रवाइयों के दस्तावेजों की कई प्रतियां बनाई जाने लगी। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। सर्वेक्षण का बढ़ता महत्व। औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी महत्वपूर्ण होता गया। अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश पर अच्छी तरह शासन चलाने का उसको सही ढंग से जानना जरूरी है। अंग्रेजों का ऐसा मानना था कि औपनिवेशिक शासन के दौरान सर्वेक्षण का चलन भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ऐसा अंग्रेजों का विश्वास था कि किसी देश को अच्छी तरह से चलाने के लिए उसको सही ढंग से जानना, अर्थात किसी देश को चलाना है तो उस देश को सबसे पहले सही ढंग से जानना बहुत जरूरी है।
19वीं सदी की शुरुआत तक पूरे देश का नक्शा तैयार करने के लिए बड़े बड़े सर्वेक्षण किए जाने लगे। गांवों में राजस्व सर्वेक्षण किए गए। इन सर्वेक्षणों में धरती की सतह, मिट्टी की गुणवत्ता, वहां मिलने वाले पेड़ पौधों और जीव जंतुओं तथा स्थानीय इतिहासकारों व फसलों का पता लगाया जाता था। अंग्रेजों की राय में किसी इलाके का शासन चलाने के लिए इन सारी बातों को जानना जरूरी था। 19वीं सदी के आखिर से हर 10 साल में, यानी कि 19वीं सदी के अंतिम समय से हर 10 साल में जनगणना भी की जाने लगी। जनगणना के जरिए आज भी 10 साल में जनगणना किया जाता है। हर 10 साल में जनगणना के जरिए भारत के सभी प्रांतों में रहने वाले लोगों की संख्या, उनकी जाति, इलाके और व्यवसाय के बारे में जानकारियां इकट्ठी की जाती थी। इसके अलावा वनस्पतिक सर्वेक्षण, प्राणी वैज्ञानिक सर्वेक्षण, पुरातत्वीय सर्वेक्षण, मानव शास्त्रीय सर्वेक्षण, वन सर्वेक्षण आदि कई दूसरे सर्वेक्षण भी किए जाते थे। यहाँ पे एक शरीफे का पौधा दिया गया है, सासे शरीफा, जिसको हम लोग पढ़ते आए हैं। ये शरीफे का पौधा यहाँ पे दिखाया गया है। शरीफे का पौधा 1770 का दशक का है। अंग्रेजों द्वारा बनाए गए वनस्पतिक उद्यान और प्राकृतिक इतिहास के संग्रहालयों में विभिन्न पौधों के नमूने और उनसे संबंधित जानकारियां इकट्ठी की जाती थी। इन नमूनों के चित्र स्थानीय कलाकारों से बनवाए जाते थे। अब इतिहासकार इस बात पर ध्यान दे रहे हैं कि इस तरह की जानकारी किस तरह इकट्ठी की जाती थी और इससे उपनिवेशवाद के बारे में क्या पता चलता है। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता। अधिकृत रिकॉर्ड से क्या पता नहीं चलता, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। रिकॉर्ड्स के इस विशाल भंडार से हम बहुत कुछ पता लगा सकते हैं, फिर भी इस बात को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है कि सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं, यानी कि इतिहास के विशाल भंडार हैं। इससे बहुत कुछ तो जाना जा सकता है, परंतु यहाँ पे ये भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता कि ये सारे सरकारी रिकॉर्ड हैं। यहाँ पे एक चित्र दिखाया गया है। बंगाल का मानचित्रण और सर्वेक्षण कार्य चल रहा है। इसमें दिखाया गया है जेम्स प्रिंसेप द्वारा बनाई गई तस्वीर 1832 की है। ये सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले सारे उपकरणों को चित्र के अगले हिस्से में दिखाया गया है। ये चित्र के अगले हिस्से में सर्वेक्षण में इस्तेमाल होने वाले उपकरणों को दिखाया गया है और चित्रकार इस परियोजना के वैज्ञानिक स्वरूप पर खास तौर से जोर देना चाहते थे। यहाँ पे 1857 के विद्रोहियों को दिखाया गया है। 1857 में जो विद्रोह हुआ था उसकी एक तस्वीर बनाई गई है, इसको दिखाया गया है। तस्वीरों को भी बहुत ध्यान से देखना चाहिए, उनसे हमें चित्रकार की सोच पता चलती है। यानी तस्वीरों को देखकर हम लोग जान लेते हैं कि चित्रकार की सोच कैसी है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों द्वारा बनाई गई सचित्र पुस्तकों में यह तस्वीर कई जगह दिखाई देती है। यानी कि यह तस्वीर अंग्रेजों द्वारा बनाई गई कई पुस्तकों में कई जगह दिखाई देती है। इस तस्वीर के नीचे लिखा होता था, बागी सिपाही लूट खसोट में लगे हुए। ऐसा अंग्रेजों का विचार था, इसलिए लिखा हुआ रहता था। इनसे हमें इनके सोच का पता चलता है। अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता, यानी कि अंग्रेजों की नज़र में विद्रोही जनता लालची, दुष्ट और बेरहम थी। इस विद्रोह के बारे में हम लोग अध्याय 5 में पढ़ेंगे। इनसे हमें पता चलता है कि सरकारी अफसर क्या सोचते थे, उनकी दिलचस्पी किन चीज़ों में थी और बाद के लिए वे किन चीज़ों को बचाए रखना चाहते थे। इन रिकॉर्ड्स से हमें ये समझने में हमेशा मदद नहीं मिलती कि देश के दूसरे लोग क्या महसूस करते थे और उनकी कार्रवाइयों की क्या वजह थी। इस बात को जानने के लिए हमें कहीं और देखना होगा। जब हम ऐसे दूसरे स्रोतों की तलाश में निकलते हैं तो उनकी भी कोई कमी नहीं रहती, लेकिन सरकारी रिकॉर्ड के मुकाबले उन्हें ढूंढना ज़रा मुश्किल होता है। अर्थात सरकारी रिकॉर्ड तो हमें आसानी से मिल जाते हैं, लेकिन हम आम जनता के बारे में जब सोचना चाहें तो उसके रिकॉर्ड हमको बहुत ही कम मिलते हैं, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। इस लिहाज से लोगों की डायरियाँ,
तीर्थयात्रियों और यात्रियों के संस्मरण, महत्वपूर्ण लोगों की आत्मकथाएं और स्थानीय बाजारों में बिकने वाली लोकप्रिय पुस्तिकाएं महत्वपूर्ण हो जाती हैं। जैसे जैसे छपाई की तकनीकी फैली, अखबार छपने लगे और विभिन्न मुद्दों पर जनता में बहस भी होने लगी। नेताओं और सुधारकों ने अपने विचारों को फैलने के लिए लिखा। कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए लिखा। लेकिन ये सारे स्रोत उन लोगों ने रचे जो पढ़ना लिखना जानते थे। अर्थात ये सारी चीज़ें जो कवियों और उपन्यासकारों ने अपनी भावनाओं को जो लिखा था, वो ऐसे लोग थे जो पढ़े लिखे थे। इनमें इनमें से हम यह पता नहीं लगा सकते कि आदिवासी और किसान, खदानों में काम करने वाले मजदूर, सड़कों पर जिंदगी गुजारने वाले गरीब किस तरह के अनुभवों से गुजर रहे थे। अगर हम थोड़ी और कोशिशें करें तो हम इस बारे में भी जान सकते हैं कि जैसे जैसे आप इस किताब में आगे बढ़ेंगे, आपको यह बात समझ में आने लगेगी। एक स्रोत 2 दिया गया है, स्रोत 2 दिया गया है, इंसानों के खाने के लायक नहीं। इसका शीर्षक रखा गया है कि इंसानों के खाने के लायक नहीं। अखबारों से देश के विभिन्न विभागों में चल रहे आंदोलनों का पता चलता है। यहाँ 1946 में हुई पुलिस की एक हड़ताल की खबर दी गई है। दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार सवेरे अपने कम वेतन और पुलिस लाइन्स बावर्ची खाने से आने वाले घटिया वेतन भोजन के खिलाफ खाना खाने से इनकार कर दिया। एक रिपोर्ट में, एक अखबार में ये दिखाया गया है कि दिल्ली में 2000 से ज़्यादा पुलिस वालों ने बृहस्पतिवार को सुबह सवेरे ही कम वेतन और खाना खराब मिलने के कारण खाना खाने से इनकार कर दिया। जैसे जैसे यह खबर दूसरे पुलिस थानों तक पहुंची, वहां भी पुलिस वालों ने खाने से इनकार कर दिया। एक हड़ताली का कहना था, पुलिस लाइन्स की रसोई से हमारे लिए जो खाना आता है वह कोई इंसान नहीं खा सकता। हमें जो चपाती और दाल खानी पड़ती है उसे जानवर तक नहीं खा सकते। यह हिंदुस्तान टाइम्स 22 मार्च 1946 की पेपर में निकली हुई रिपोर्ट है। यहाँ पे एक दिया गया है सही और गलत का निशान लगाने के लिए। तो जेम्स मिल ने भारतीय इतिहास को हिंदू, मुस्लिम, ईसाई 3 कालखंडों में बांटा था। नहीं, जेम्स मिल ने हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश 3 कालखंडों में बांटा था। तो ये गलत है। सरकारी दस्तावेजों से हमें यह समझने में मदद मिलती है कि आम लोग क्या सोचते हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हमको ये जानकारी मिलती है कि अंग्रेज लोग क्या सोचते हैं। अंग्रेजों को लगता था कि सही तरह शासन चलाने के लिए सर्वेक्षण महत्वपूर्ण है। एकदम सही है, ये अंग्रेजों को ऐसा लगता था। साथियों, ये वीडियो यहीं तक। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।